नमस्कार दोस्तों। द यूपीएससी हैज कम आउट विद नोटिफिकेशन ऑफ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो गाइस, एक ऐसी वैकेंसी आई है काफी दिनों बाद जिसमें ना दो यूनिक चीजें हैं। नंबर वन, कि इस वाले ग्रुप ए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए जो वर्क एक्स की रिक्वायरमेंट है उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी एलिजिबल है। यूजुअली यूपीएससी क्या करता है कि वर्क एक्स रिक्वायरमेंट में दे आस्क फॉर एक्सपीरियंस विद स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयूज एट मैक्स, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन इस वाले केस में जिन लोगों का वर्क एक्स प्राइवेट सेक्टर में है वो भी एलिजिबल है। दूसरी क्या खास बात है कि अपर एज लिमिट इज 40 ईयर्स। सो यूजुअली काफी जो यूपीएससी की या बाकी ग्रुप ए की अच्छी जॉब्स होती हैं उसमें अपर एज लिमिट 30 32 35 तक सिमट जाता है, लेकिन अब की बार अपर एज लिमिट फॉर दिस वैकेंसी इज 40 ईयर्स। सो इसका मतलब इसमें काफी सारे लोग एलिजिबल हैं, और इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर वाले भी जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और जिनका मन है कि उनको सरकारी नौकरी एज ऑफिसर काम करना था, सो हियर इज योर चांस एंड दिस कैन बी गुड एग्जिट ऑप्शन फॉर यू। सो गाइस, शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस वाली वैकेंसी के लिए हमें क्या करना है। ओके, सो दिस इज अ ग्रुप ए लेवल 11 नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब। ठीक है, तो जो लोग यूपीएससी का तैयारी करते हैं, जो ऑलरेडी सरकार में है, दे नो ग्रुप ए का क्या मतलब है। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको एक मोटा मोटा आइडिया हम लोग दे देते हैं कि ग्रुप ए का क्या मतलब है। सो क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उनमें जो हायरार्की है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। सो ये 4 ग्रुप है, और इन चारों ग्रुप को फर्दर 18 लेवल्स में डिवाइड किया गया। जैसे सीओडी लेवल 1 से 5 होता है, ग्रुप बी लेवल 6 से 9 होता है, और ग्रुप ए लेवल 10 से 18 होता है। सो हाईएस्ट 18, लोवेस्ट इज 1। ठीक है, सो अब अगर अगर आपको मोटा मोटा एस्टिमेट दूं, अगर आप सिविल सर्विसेज पास करके आईएएस लगते हो, आईपीएस लगते हो, या स्टेट सिविल सर्विसेज पास करके आप डीएसपी एसडीएम वगैरह ये सब लगते हो, या फिर आप इंडियन आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट शुरू करते हो, या फिर आप किसी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर शुरू करते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आप शुरू करते हो। ठीक है, तो इन सारी जॉब्स में जब आप सिलेक्ट होते हो, जब आप शुरू करते हो, सो यू स्टार्ट विद योर करियर एट लेवल 10। ठीक है, यू स्टार्ट योर लेवल करियर 10। जब आपका एक प्रमोशन होगा यू गो टू लेवल 11। अब जो ये वाला वैकेंसी निकला है डीडी एम्प्लॉयमेंट का, इसमें हायरिंग इज बीइंग डन एट लेवल 11। सो दिस इज अ ब्रॉड आइडिया दैट वेयर दे आर गोइंग टू प्लेस यू इफ यू गेट सिलेक्टेड। ओके, सो आप लेवल 11 की सैलरी वगैरह आराम से खुद भी गूगल कर सकते हो कि क्या उसमें इंसेंटिव्स हैं, क्या पर्क्स हैं। ठीक है, सो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज 2 March एंड 2023, एंड दे आर टोटल ऑफ 12 वैकेंसीज। ठीक है, और 2 मार्च तक आपको फॉर्म अपना भरना है ऑन द वेबसाइट ऑफ यूपीएससी। ठीक है, so guys, before I move further, अगर okay, let me tell you कि what is the plan for the session. So what we'll discuss कि इस वाले एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, पिछले पेपरों से हम क्या सीख सकते हैं, सिलेबस क्या है, एग्जाम का एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कैसे तैयारी करना है, और आप ह्यूमन पेरिटस के साथ आप कैसे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इफ इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ और चीजें हैं जो यू हैव डाउट अबाउट एनीथिंग एल्स, सो देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। दैट लिंक विल connect you directly with our team via WhatsApp. Click on that, get connected, and through WhatsApp chat you can let us know whatever you feel like about anything, eligibility or anything else, and we'll our best to support you. जो भी हम लोगों को मालूम होगा we'll support you with that. So before I start with all these points, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सो आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस। और हम लोग कौन है? सो बेसिकली हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एग्जाम, वैसे हम काफी चीजें और भी करते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एग्जाम देयर आर 2 थिंग्स विच मेक अस यूनिकली पोजिशन फॉर दिस एग्जाम। पहली बात
कि हम लोग जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, रिक्रूटमेंट कौन से, जैसे ये एक रिक्रूटमेंट एग्जाम है, यूपीएससी रेगुलर एग्जाम करता है कैलेंडर बेस्ड हर साल, जैसे होता है सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, ये सब रेगुलर एग्जाम है। फिर एक रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं जिन जैसे कि एएलसी, एपीएफसी, ईपीएफओ, ईएसआईसीडीडी, स्टोर ऑफिसर, एडमिन ऑफिसर, और जो आपका हो रहा है। सो वी हैव गॉट वेरी गुड एक्सपर्टीज इन दीज एग्जाम्स। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले जो एएलसी का एग्जाम हुआ था, सो उसमें से एवरी फिफ्थ पर्सन हु सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ही और शी वाज अ ह्यूमन पैराइटस स्टूडेंट। ऑन द वन हैंड यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में वी हैव गॉट गुड अंडरस्टैंडिंग। ऑन द अदर हैंड we are also very well known for management and commerce subjects, for different exams like management optional for civil services, UGC NET, HR and marketing officer for banks and PSUs and so on. So ये ना एक यूनिक सिनर्जी क्रिएट करता है, एंड दैट इज हाउ वी आर ट्राइंग टू एड सम वैल्यू इन दिस एग्जाम विच इज डीडी एम्प्लॉयमेंट। जहां एक तरफ तो आपको टिपिकल यूपीएससी वाला फ्लेवर चाहिए कि आपको पॉलिटी, करंट अफेयर, इंग्लिश और ये सब करना है। ऑन द अदर हैंड आपको एचआर और ये वाला इकोसिस्टम भी आपको समझना होगा, पूरा एचआर, ओबी, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो इस एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। So this is our brief introduction and let us move on now. So let us start with कि इस वाले एग्जाम के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। So सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एज की एलिजिबिलिटी की। So guys, upper age limit for this exam is 40 years. Upper age limit is 40 years. 40 years कब? जो एग्जाम भरने की लास्ट डेट है विच इज 2 मार्च 2023। सो इस डेट को आपकी एज 40 क्रॉस नहीं होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। इस डेट को अपना एज आप काउंट कर लीजिएगा। देयर इज आल्सो सम रिलैक्सेशन फॉर फ्यू कैटेगरीज लाइक पर्सन विद डिसेबिलिटीज, देन एक्स सर्विसमैन, देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सो इन लोगों के लिए कुछ फर्दर एज में रिलैक्सेशन है। सो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के हैं तो एक बार आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा कि आपको 3 साल 5 साल जो भी आपको एज में रिलैक्सेशन है। फॉर एवरीबडी एल्स अपर एज लिमिट 40 इयर्स। कब? 2 मार्च 2023 को। नेक्स्ट थिंग, एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी को हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरा है कि वर्क एक्स की एलिजिबिलिटी। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेज दैट यू शुड हैव अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, पीजी डिग्री। किसमें? इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में, इको, स्टैट्स, मैथ्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक एड या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एमबीए वाले लोग भी। सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। अब ये सवाल आता है कि व्हाट इफ यू हैव पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, जैसे कि जो लोग आईएम से पढ़ाई करते हैं, सो दे डोंट गेट एमबीए डिग्री, दे गेट अ डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो क्या वो लोग एलिजिबल हैं? वो लोग एलिजिबल हैं। क्यों हैं? क्योंकि क्योंकि अपने कंट्री में क्या है कि यू हैव टू फिगर आउट कि कौन कौन सा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के इक्विवेलेंट है और कौन कौन सा नहीं है। नाउ टू फाइंड आउट कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इक्विवेलेंट है या नहीं है, व्हाट यू कैन डू, there is an organization, AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। उसकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के इक्विवेलेंट है या नहीं है। सो दैट इज हाउ यू कैन फिगर आउट कि आप एलिजिबल है या नहीं है। सेकंड थिंग, 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, नॉट एलिजिबल। अगर सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, नॉट एलिजिबल। मार्क्स कितने भी हो, इट डज नॉट मैटर, आपका क्या स्कोर था, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 12th 11th, डज नॉट मैटर। आपके जो आप बस पास होने चाहिए, उतना ही काफी है। लेकिन कब तक, व्हाट इज द कट ऑफ डेट, कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए कब तक? अगेन कट ऑफ डेट विच इज 2 मार्च 2023, मतलब 2023 तक आपकी पीजी डिग्री का रिजल्ट शुड कम आउट। अगर आपको डिग्री नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बट रिजल्ट शुड कम आउट। ऑल्दो ऐसे लोग कम होंगे बिकॉज इसके बाद वर्क एक्स का रिक्वायरमेंट भी है, बट दिस इज द कट ऑफ डेट टू फाइंड आउट कि आपका वो है या नहीं। अब लोगों को ना थोड़ा थोड़ा इसमें डाउट्स भी होंगे कि जैसे कि मैंने मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया, मैंने मास्टर्स इन इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि अब
काफी प्रकार की डिग्रीज हैं लोगों के पास, ऐसे बड़े सारे डाउट्स होंगे। सो यू गाइज कैन कमेंट इन द कमेंट्स बिलो इन दिस वीडियो। हम एक एक करके विल ट्राई टू आंसर कि जितना हमें लगता है कि जो इनके इक्विवेलेंट डिग्री है या विच आई थिंक विच वी थिंक यूपीएससी विल कंसीडर। ऑफ कोर्स वी न तो हम यूपीएससी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और न ही हमारा कुछ लीगल एक्सपर्टीज है इसको इंटरप्रेट करने में, बट बेस्ड ऑन जो हमारा एक्सपीरियंस है विद यूपीएससी एग्जाम ऑफ लास्ट 7-8 years, सो विल टेल यू व्हाटएवर बेस्ट यू वी नो एंड देन यू कैन मेक योर डिसीजन कि आप एलिजिबल है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट ऑफ एलिजिबिलिटी विच इज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। सो गाइस प्रोफेशनल में क्या चाहिए? यू नीड वर्क एक्स ऑफ 5 years, 5 साल का वर्क एक्स चाहिए। सबसे पहली बात, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर किसी में भी हो चलेगा, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इससे आप अपना अंदाजा अंदाजा आप लगा सकते हो, पर आप एक मैं मोटा मोटा सेंस दे देता हूं इसकी समरी का कि कौन लोग एलिजिबल है, ठीक है। सो जैसे कि अगर अगर आप एचआर के किसी भी फंक्शन में काम करते हो, एचआर में ट्रेनिंग डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कुछ भी, अगर आप एचआर में काम करते हो, एचआर से रिलेटेड आप काम करते हो, यस यू आर एलिजिबल। सेकंड थिंग, अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हो जिसमें कुछ डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है, या आप डेटा साइंटिस्ट हो, या फिर आप कुछ स्टैट से रिलेटेड कुछ काम करते हो, यू आर आल्सो एलिजिबल। लेट्स कम टू थर्ड कैटेगरी। सो दिस इज एक समरी है टोटल इसकी। अगर आप कुछ रिसर्च टाइप काम करते हो, स्पेशली इन सोशल साइंसेज, यस यू आर एलिजिबल। नंबर 4, अगर आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कुछ काम करते हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब भी, दिस विल मेक यू एलिजिबल। नंबर 5, अगर आप कुछ सोशल वर्क टाइप काम करते हो, एनजीओ में काम करते हो, यस एलिजिबल। नंबर 6, अगर आप कुछ एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हो, वेदर यू आर इन अ स्कूल और अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हो या प्राइवेट सेक्टर में करते हो कहीं भी, तो यू आर आल्सो एलिजिबल। सो गाइज अब ये एक हाई लेवल एक ओवरव्यू हम लोगों ने दिया है। ऑफ कोर्स देयर कैन बी मोर फील्ड्स आल्सो जो हम शायद अभी आपको नहीं सोच के बता पा रहे हैं, बट अगेन राइट डाउन इन द कमेंट्स, जितना डिटेल में लिख सकते हो उतना लिखिएगा, ओनली देन विल बी एबल टू गिव यू सम इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। जैसे एक और कैटेगरीज में आ सकती है, अगर आपने कुछ ऐसा काम किया पर्सन विद डिसेबिलिटीज का प्लेसमेंट या ट्रेनिंग या ऐसा कुछ काम किया, अगेन यूपीएससी विल वैल्यू दिस। सो दीज आर वेरी हाई लेवल कीवर्ड, इसमें काफी लोग फिट होते चले जाएंगे। स्टिल अगर नंबर 1, इससे बाहर भी काफी सारे वर्ड होंगे, so you can write in the comments, we can see and we can tell you based on what we know that whether this will make you eligible or not. But in this context एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यूपीएससी ने ये भी लिखा है कि क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट डिस्क्रिशन ऑफ द कमीशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं है, थोड़ा मिलता जुलता भी है, देन यूपीएससी माइट कंसीडर यू। सो दिस शोज कि अगर आपका हल्का फुल्का वेरिएशन, अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं तो माइनिंग इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूं तो मैं एलिजिबल, ऑफ कोर्स आप नहीं हो, लेकिन अगर आप क्लोज हो देन डेफिनेटली यूपीएससी विल कंसीडर यू इफ यू आर गुड। सो दिस वाज अबाउट एलिजिबिलिटी। अब हाउ टू अप्लाई, उसके लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू गो टू वेबसाइट ऑफ यूपीएससी। सो लेट मी टेक यू देयर फॉर अ मिनट एंड टेल यू कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सो विल गो एंड विल जस्ट गूगल यूपीएससी, ठीक है, एंड यूपीएससी की वेबसाइट पे गए, देन विल गो टू रिक्रूटमेंट सेक्शन। इसके अंदर एडवर्टीजमेंट में जाएंगे तो यहाँ एडवर्टीजमेंट नंबर 3 है, इसको आप खोल के, और इसके अंदर वैकेंसी नंबर वेयर इज दैट 8, वैकेंसी नंबर 8 है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है? अगेन रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाके गो टू थर्ड कॉलम ओआरए, और ओआरए के अंदर यू विल फाइंड इट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहां जाके आपको अप्लाई नाउ और आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा। let's now move on to second part, which is that there will be, what will be the selection process, कि डायरेक्ट इंटरव्यू होगा या एग्जाम होगा, या फिर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सो गाइस फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में कोई सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया है। अब इसका मतलब क्या है? क्या एग्जाम नहीं होगा? ऐसा नहीं है।
सो इसको समझने के लिए यूपीएससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हमें थोड़ा सा समझना होगा कि क्यों सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया है और यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए करता क्या, व्हाट इज द प्रोसेस। सो लेट मी टेल यू द प्रोसेस। जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए यूपीएससी क्या करता है, पहले एक नोटिफिकेशन निकालता है, ठीक है। नोटिफिकेशन निकलेगा तो इसमें लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जब लोग अप्लाई करेंगे फिर यूपीएससी देखता है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया दैट नंबर इज लेस और मोर, ठीक है। इफ दैट नंबर इज लेस, फिर यूपीएससी क्या करता है, उनकी एक शॉर्ट लिस्टिंग करता है सारी एप्लीकेशन में से, शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, ठीक है। और जो शॉर्टलिस्टेड लोग हैं इन लोगों का फिर इंटरव्यू होगा डायरेक्ट एंड देन सिलेक्शन विल हैपन। ऑन द अदर हैंड, इफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज मोर या लार्ज, इफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लार्ज, फिर क्या होगा, देन अनदर नोटिफिकेशन विल कम आउट। इसको मैं N2 लिखता हूं, नोटिफिकेशन 2, देन अनदर नोटिफिकेशन विल कम आउट। अब ये नोटिफिकेशन कब आएगा, ये नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम डेट से 1 से 1.5 महीना पहले। सो दिस हैज बीन द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी। इसका मतलब 1 से 1.5 महीना पहले एक और नोटिफिकेशन आएगा। उसमें क्या लिखा होगा, उसमें लिखा होगा कि आपका एग्जाम डेट कब है, कितने से कितने बजे तक आपका पेपर है, ठीक है। उसमें लिखा होगा कि आपका सिलेबस क्या है, और उसमें लिखा हुआ कितने मार्क्स का है, क्या पैटर्न है, ये सब चीजें एक दूसरी नोटिफिकेशन में आएंगी। उसके बाद आप दिल बी रिटन एग्जाम, ठीक है। रिटर्न के बाद दिल बी इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। सो अगर लेस है सो नो रिटर्न, मोर है, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है तो देयर विल बी अ डेफिनेटली रिटर्न एग्जाम। अब सवाल ये आता है कि कितना लेस या कितना मोर, वो नंबर हमें भी नहीं पता, पर जितना हम लोगों ने देखा ओवर द इयर्स, अगर 1,000 लोग भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद रिटर्न होता है। और ये डेटा आपको इसके लिए आपको हमारी बात सिर्फ नहीं माननी है, आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। लेट मी टेल यू कि आपको ये सब कहाँ मिलेगा। सब लोग जाते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे, वी गो टू रिक्रूटमेंट, उसके बाद हम जाते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है। रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद जाके हमें जाना है यहाँ कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ में जाएंगे, कट ऑफ में जाके हमें जाना है व्यू आर्काइव, यहाँ से हम लोग जाएंगे, ठीक है। अब व्यू आर्काइव में जाने के बाद ये सारी वैकेंसीज के लिए क्या दिया हुआ, जो एग्जाम हो चुका है, कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोग एग्जाम में बैठे, क्या कट ऑफ था, रिटर्न क्या था, इंटरव्यू क्या था, वो सब इसमें जानकारी दिया होता है। सो इसमें से आप कुछ ऐसे उठा के आप देख सकते हो कि उस वाली वैकेंसी के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया। दिस विल गिव यू सम एस्टिमेट। फॉर एग्जांपल मैं ये खोल के देख लेता हूँ, एडमिन ऑफिसर की 16 पोस्ट थी, इसके लिए 1,037 लोगों ने अप्लाई किया था 2018 में, 1037, और इसका रिटर्न एग्जाम हुआ था। कब हुआ था इसका, देखो यहाँ लिखा हुआ है 16 वैकेंसीज के लिए जो रिटर्न एग्जाम हुआ था, ठीक है। फिर बाकी चीजें भी इसमें दिया होता है, कितने मार्क्स है, कितना क्या कुछ है। सो गाइज, अब सवाल आता है कि अब डीडी एम्प्लॉयमेंट के लिए रिटर्न होगा या डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो दैट विल डिपेंड अपॉन ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे या कम अप्लाई करेंगे। अब हमारा ऐसा मानना है, क्योंकि एलिजिबिलिटी इतनी रिलैक्स्ड है, ऊपर से लेवल 11 की जॉब है, इट्स अ ग्रुप ए जॉब, ठीक है, कि बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस हमारा ऐसा मानना है कि कम से कम, जैसा मिनिमम नंबर, कम से कम 10,000 लोग तो अप्लाई करेंगे। हो सकता है 20, 30, 40 हजार कर दें, पर 10,000 तो कम से कम लोग अप्लाई करेंगे। दिस इज व्हाट आवर अंडरस्टैंडिंग सेज। और अगर इतने लोग होंगे, इसलिए वी आर 100% कॉन्फिडेंट कि देयर विल बी अ रिटन एग्जाम, और रिटन एग्जाम के बाद एक इंटरव्यू होगा। ऑफ कोर्स अब रिटन एग्जाम होगा तो उसका कुछ सिलेबस भी होगा, ठीक है। अब सिलेबस तो यूपीएससी ने बताया नहीं, तो हम कैसे तैयारी करें। सो विल डिस्कस दैट जब हम सिलेबस वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ, be assured definitely there is going to be written exam for Deputy Director of Employment. अब जो एग्जाम होगा उसमें ऑफ कोर्स सिलेबस तो बाद में यूपीएससी अभी अभी बताएगा, लेकिन एक मोटा मोटा सेंस जो कि हर रिक्रूटमेंट एग्जाम में आजकल हो रहा है, दैट आई कैन टेल यू, कि आपके एग्जाम में 120 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे, हर एक सवाल 2.5 नंबर का होगा, तो मतलब 300 नंबर का आपका रिटर्न होगा, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और रिटर्न और इंटरव्यू की वेटेज कितना होगा, रिटर्न और इंटरव्यू का, इट विल बी
75 एंड 25। इसका मतलब कि 300 नंबर का आपका रिटर्न होगा और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, दोनों को मिला के आपकी कट ऑफ बनेगी एंड इट विल डिसाइड कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। सो दिस इज गोइंग टू बी, ये पक्का 100% ऐसा होगा, बिकॉज ये कंसिस्टेंट ट्रेंड है रिक्रूटमेंट एग्जाम्स का पिछले कुछ सालों से, जो मैंने अभी लिखा है। सिलेबस क्या होगा वो अभी यूपीएससी बताएगा, और अभी यूपीएससी ने सिलेबस नहीं बताया है तो फिर तैयारी कैसे करें, तो फिर हम क्या कर सकते हैं वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो गाइस आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स नाउ मूव टू नेक्स्ट सेक्शन की इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। ठीक है, सो गाइस सिलेबस पे जाने से पहले हम ना एक दो हमें फैक्ट समझने होंगे। सबसे पहली बात कि यूपीएससी ने इस एग्जाम का सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया अभी तक। क्यों नहीं किया? क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करने का तरीका ये है कि सिलेबस वो कुछ एग्जाम्स के लिए तो पहले बता देता है, वेरी रेयरली, अदरवाइज सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए सिलेबस बाद में बताता है, बिकॉज बाद में यूपीएससी डिसाइड करता है कि रिटर्न करना भी या नहीं करना, डिपेंडिंग अपॉन कितने लोग अप्लाई करेंगे। जैसे कि अभी एक दो एग्जाम है जिनका सिलेबस बताया भी है, जैसे ईपीएफओ ईओ एओ का पेपर हुआ, उसका सिलेबस पहले बता दिया था। जैसे कि ईएसआईसी डीडी का एग्जाम हुआ था, उसका सिलेबस पहले यूपीएससी ने बता दिया था। बट अगर हम पिछले 22-25 एग्जाम देखें जो कि पिछले 8-9 साल में हुए हैं रिक्रूटमेंट, उनमें से यूपीएससी ने इसकी इन दो के अलावा किसी का भी सिलेबस पहले से डिस्क्लोज नहीं किया है। तो बाद में आएगा, कब आएगा? एक दूसरा नोटिफिकेशन आएगा, कब आएगा? वो एग्जाम से 1 से 1.5 महीना पहले आएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला तो क्या है कि हम अपना अभी से तैयारी नहीं करें और सिलेबस को आने दें, जो कि एग्जाम से 1 से 1.5 महीना पहले आएगा, फिर सिलेबस देखें, फिर अपना पढ़ाई शुरू करें। लेकिन तब तक हम काफी लेट हो जाएंगे, 1 से 1.5 महीने में हम सिलेबस नहीं कर पाएंगे। सो दूसरा तरीका यह है कि नाउ बेस्ड ऑन वट एवर वी नो, हम क्या तैयारी कर सकते हैं, हाउ वी कैन मूव फर्दर, ताकि हम तब तक का टाइम हम लोग यूटिलाइज कर लें, और ऐसा नहीं है कि एग्जाम से 1 महीना पहले ही हम अपना पढ़ाई शुरू करें। सो गाइज, बट बिफोर दैट, नेट फर्स्ट थिंग, यूपीएससी ने सिलेबस नहीं बताया, इट्स अ फैक्ट। सेकंड थिंग, डीडी एम्प्लॉयमेंट के लिए आज तक कभी सिलेक्शन प्रोसेस भी नहीं हुआ है, तो यूपीएससी ने ये वाला पेपर कभी पहले किया ही नहीं हुआ। इसका मतलब हमें पहले वाला सिलेबस भी नहीं पता है, हमारे पास कोई पुराना क्वेश्चन पेपर भी नहीं है, तो हमें अब पुराने वाले से भी कोई हमारे पास डेटा पॉइंट नहीं है जिससे हम सिलेबस की बाउंड्री बना सकें। सो गाइज, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने बेस्ड ऑन दिस हम लोगों ने एक सिलेबस का बाउंड्री बनाया है। सो विद दीज टू डिस्क्लेमर्स कि यूपीएससी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, सेकंड पुराना पेपर कोई अवेलेबल नहीं है, अब हम लोगों ने डीडी एम्प्लॉयमेंट का एक सिलेबस का बाउंड्री बनाया, ताकि बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, कहीं से तो पढ़ाई शुरू हमें करना पड़ेगा। वी कांट वेट फॉर दैट डे कि 1 महीना पहले हम लोग पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। आप में से जिसका मन कर भी सकता है, बट दैट विल बी वेरी फुलिश आइडिया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने कैसे फिर ये सिलेबस का बाउंड्री बनाया है? सो दिस इज बेस्ड ऑन कि यूपीएससी के जो बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उनमें कैसा सिलेबस आता है। सेकंड थिंग, दिस इज बेस्ड ऑन कि इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें किस तरह की रिक्वायरमेंट है। थर्ड थिंग, कि यूपीएससी ने जो डिप्टी डायरेक्टर के एग्जाम्स किए हैं पहले, नॉट फॉर दिस बट सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, उनमें क्या अप्रोच रहा है। सो बेस्ड ऑन दीज 3 इनपुट्स एंड ऑफ कोर्स विद our experience of last 6-7 years with UPSC RT exams, so based on these 4 inputs हमने आपके लिए सिलेबस का एक बाउंड्री बनाया है। सो वो सिलेबस का बाउंड्री क्या है? सो इन दैट बाउंड्री यू हैव टू गो थ्रू द फॉलोइंग सिलेबस। पहली बात, आपको जनरल इंग्लिश करना है। दूसरा, इंडियन यूनियन, जिसको इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। थर्ड, करंट अफेयर। फोर्थ, पर्सनल मैनेजमेंट या एचआरएम, लेकिन इसके साथ साथ आपको ओबी भी पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर, लेबर मार्केट, जनरल साइंस, जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस, डेवलपमेंट स्कीम, एंड फाइनली लेबर लॉज। सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ सिलेबस। उसके बाद कुछ चीजें हमने सिलेबस से थोड़ा एक्सक्लूड भी की हैं कि ये शायद सिलेबस में नहीं होना चाहिए। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, बेसिक्स ऑफ स्टैट्स, इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर। तो इसको हमने अभी सिलेबस में नहीं रखा है। सो जो ग्रीन वाला है और ऑफ कोर्स ब्लैक वाला नीचे, सो दिस इज द पार्ट ऑफ सिलेबस जो कि हम लोगों ने बनाया बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग। वी वांट टू वेरी क्लियर अबाउट दैट, based on our experience, based on our research, based on our understanding, this is going to be your this is going to be your syllabus. Another thing guys, आप में से कुछ लोग सिलेबस के लिए अब कुछ ट्राई करोगे, यूपीएससी को आरटीआई लगाओगे, ये सब करोगे, नथिंग विल वर्क।
डोंट वेस्ट योर टाइम, वी नो दीज थिंग्स। जब सिलेबस आएगा उसी दिन पता चलेगा, यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू रिप्लाई कि सिलेबस क्या है। तो इफ नाउ दिस इज द इफ नाउ दिस इज द इफ नाउ दिस इज द सिलेबस, तो हमारा आपको क्या सलाह है, इफ यू गो विद अस या विदाउट अस, जैसे आपको तैयारी करना है, गो थ्रू दीज टॉपिक्स। जो लेबर लॉज को हमने ब्लैक में क्यों किया है, इसको सबसे बाद में करना, पहले बाकी टॉपिक्स कवर करके। क्यों? बिकॉज आरओआई इज लेस ऑन लेबर लॉज। मतलब क्या है कि अगर आपको 5 सवाल ठीक करने के लिए बाकी टॉपिक्स के 100 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, तो लेबर लॉज के आपको यू विल रिक्वायर 3x एफर्ट ऑफ दैट, बिकॉज आरओआई इज लो, इसलिए हमने उसको थोड़ा बाद में रखा है लेबर लॉज को, ठीक है। लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स आपको करने होंगे। नाउ गाइज, लेट मी क्वांटिफाई की वेयर इट्स माइट टेक यू। सो हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो, ग्रीन प्लस लेबर लॉज, सो यूपीएससी जो भी सिलेबस बनाएगा कि एटलीस्ट 75 to 80% चीजें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। मतलब इस ऊपर भी हो सकता है कि 95% सिलेबस ही आपका इसमें हो जाए, बट वी आर प्रिटी श्योर अबाउट दिस नंबर कि 75 to 80% सिलेबस आपका इससे आपका कवर हो जाएगा, जो कि हमने नीचे अभी बाउंड्री आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। जो मतलब ग्रीन कलर में है। हमने अपना पूरा कोर्स जो बनाया है फॉर डीडी एम्प्लॉयमेंट, जिसके आप वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन दैट दिस ओनली, कि जो कि हमने आपको भी ग्रीन कलर में हमने आपको जो भी हमने आपको टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। हैविंग सेड दैट, इफ यू आर एनरोल्ड विद अस, और जब यूपीएससी का सिलेबस आएगा एग्जाम से 1 महीना पहले, उसमें अगर कुछ भी चेंज होता है, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो टॉपिक्स राइट में है वो सब हमारे पास है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, पब्लिक एड, ऑफिस मैनेजमेंट, क्योंकि हम तो बाकी सारे पेपर हम लोगों ने करवाए हैं, एडमिन ऑफिसर, ईएसआईसीडी, वो ये सब भी हमारे पास है जो रेड में है। लेकिन बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ अ बाउंड्री, हम नहीं चाहते कि हम आपको बोल दें कि आप सब कुछ पढ़ लो एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू, इसलिए हमने थोड़ा कम करने की कोशिश किया है। अगर आप में से कोई एक्स्ट्रा मेहनती है, ऑफ कोर्स वो लाल वाले टॉपिक भी कर सकता है, ठीक है। बट स्टार्ट विद दिस, जो कि हमने आपको ग्रीन कलर में दिया है। वंस अगेन, इफ यू आर एनरोल्ड विद द सिलेबस में कुछ भी चेंज होता है, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे, 5%, 10%, 15%, 20% जो एक्स्ट्रा होगा, उसका हम लास्ट के 1 महीना में आपको कवर हम आपको करवा देंगे। लेकिन बाकी ग्रीन वाले आप करवा लीजिए, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। सिलेबस कहीं से कुछ भी हमें पता या आपको कहीं से पता नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको कहीं से पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट नाउ, दैट व्हाट इज एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, ठीक है। अब अगेन, बिकॉज वी हैव बीन डूइंग मल्टीपल यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, और हमने उनको पूरा एनालिसिस इस तरह का किया है कि जितने भी पेपर हुए आज तक, कि फॉर्म कब आया और फिर पेपर कब हुआ। जैसे एडमिन ऑफिसर जीएसआई का फॉर्म आया जनवरी 22 में, पेपर हुआ जुलाई 22 में, 6 महीने बाद। एडमिन ऑफिसर बीआरओ का सितंबर 18 में आया और पेपर हुआ अगस्त 19 में, 11 महीने बाद। उसके बाद एएलसी का पेपर फॉर्म आया दिसंबर 16 में, फॉर्म हुआ नवंबर 2017 में। तो इस तरह हमने सारे उसका एक एनालिसिस किया है, एंड बेस्ड ऑन दैट अवर अंडरस्टैंडिंग इज कि आपको मिनिमम 5-6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, मतलब 2 मार्च से आपको जरूर मिलेंगे। तो हमारा ऐसा एक गेस है कि it is unlikely that this exam can happen before around 9th month, मतलब which is like सितंबर अक्टूबर से पहले होने की प्रोबेबिलिटी काफी लो है। उसके बाद कभी भी हो सकता अगले साल हो, एंड इट टेक्स टाइम। फॉर एग्जांपल, जो पिछले साल स्टोर ऑफिसर डीआरडीओ के लिए नोटिफिकेशन आया था फरवरी 2022 में, उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। अभी हम फरवरी 2023 में आ गए, 12 महीने हो गए। सो समटाइम्स इट कैन गो एज फार एज मोर देन अ ईयर, बट 5-6 महीने पहले से होने का संभावना नहीं है। सो अवर बेस्ट गेस इज कि इतना टाइम तो आपको मिलेगा ही, और आपको इतना तैयारी आपको कर लेना चाहिए बिफोर दैट टाइम। Let me now take you through that what is plan of human peritus for डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्जाम, और इसके लिए आप हमारे साथ कैसे आप तैयारी कर सकते हो। सो टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट वी कैन डू, लेट अस गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। सो जब आप होम पेज पे जाओगे, गो टू दिस लिंक डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
अगर हम इस पे जाते हैं, अनदर पेज विल ओपन अप. सो दिस विल गिव यू एंटायर प्लान. मैं आपको समराइज कर देता हूं कि इसमें हमारे साथ आप कैसे पूरा आप तैयारी करने वाले हो. ठीक है. सो गाइज, हम लोगों ने क्या किया, जो पूरा सिलेबस का बाउंड्री है उसको हमने अप्रोक्सीमेटली 170 180 छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है. सो लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ वन सब टॉपिक. मे बी आई टेक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. ठीक है. अब जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सब टॉपिक है, उसके लिए आप क्या करोगे, पहले विच इज पार्ट ऑफ एचआर, इस सब टॉपिक को फर्स्ट यू विल गो थ्रू द प्रिंटेड बुकलेट्स एंड रिकॉर्ड एंड वीडियो क्लासेस टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक. अब इफ यू वांट टू सी द क्वालिटी ऑफ कंटेंट और क्वालिटी ऑफ टीचिंग, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगेन गो ऑन द सेम पेज, और यहाँ काफी बुकलेट्स का सैंपल हम लोगों ने डाल दिया है. सो गो थ्रू सम ऑफ देम टू अंडरस्टैंड कि कैसे कंटेंट बनाया, कैसे कंटेंट लिखा, ये सब आपके घर प्रिंटेड फॉर्मेट में आएगा. एंड थ्रू दिस यू विल कवर दिस टॉपिक. इफ यू वांट टू सी कि वीडियो क्लासेस में द काइंड ऑफ style and teaching which is there, so you can also go through some of these classes which are given on the same page कि इसमें हम आपको कैसे हमने आपको पढ़ाया है. ओके. सो एक बार आप दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक जो कि मैंने अभी फॉर एग्जांपल आपको बताया, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एचआर, इसको आप कवर कर लोगे फ्रॉम प्रिंटेड बुकलेट एज वेल एज वीडियो क्लासेस, देन यू विल गो ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म. अब ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे क्या है गाइज, उस पे जाके आपको इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के आपको कुछ 50 60 70 80 आपको सवाल मिलेंगे. सो विल गो थ्रू दैट सेक्शनल टेस्ट. उसके बाद यू विल आल्सो गो थ्रू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस. अगर आप ये कर लोगे, उसके बाद दिस सब टॉपिक इज डन. इस तरह एक एक करके आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है. एंड जितने भी की सब टॉपिक्स अराउंड 150 160 वो सब आपको कवर करते जाना है. एंड दिस यू विल कवर द सिलेबस. ये करने के बाद you will write the mock test papers, full length mock test papers. वो क्यों? So that you learn time management for the exam day. The purpose of mock test is not to teach you, वो teaching हो चुका है पहले आपका. The purpose of mock test is to make you learn time management for the exam day. ठीक है. So once you are done with that, you are ready. इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करना है, नथिंग एल्स. जस्ट डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस. अगर आपने एक बार सारा सिलेबस कर भी लिया है, अगेन डू नॉट गो टू सम अदर बुक. उसके बाद भी हमारा ये आपको बुक दोबारा से आपको रिवाइज करना है. दैट इज द वे यू हैव टू डू इट. इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको छूना है अदर देन व्हाट विल इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स. सो गाइज, ये जो सवाल हैं जो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं, इसमें हमने सब कवर कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेते हो मे बी इंडियन पॉलिटी. सो जब आप ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे जाओगे, हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के यूपीएससी के पिछले 10-15 साल में जितने भी एग्जाम्स हुए, नॉट ओनली रिक्रूटमेंट बट आल्सो रेगुलर एग्जाम्स, उन सब के इंडियन पॉलिटी के सवाल और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने वहां सेग्रीगेट करके डाल दिया है. सो वंस अगेन यू डोंट हैव टू टच एनीथिंग एल्स, जस्ट डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस. Other than this, if you want to discuss anything, you want to ask anything, there is a link given in the description below. Click on that link. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. Get connected and do let us know whatever you feel like. All the best, guys. Thank you.